बड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक शुरू हो चुकी है मंत्रिपरिषद की। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक को बहुत ही खास माना जा रहा है और सबसे खास इस बात के लिए माना जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले इस बैठक में 2047 के एजेंडा पर चर्चा हो रही। 2047 का जो मकसद है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का मकसद है, उस पर चर्चा होगी। और बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है, गृहमंत्री अमित शाह बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। देखिए, 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कुछ ही वक्त बाकी है। लगभग ये माना जा रहा है कि 12-13 या फिर इस दूसरे हफ्ते में जो तारीखों का ऐलान है वो हो जाएगा और तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता देश में लग जाएगी। और ऐसे में उस आचार संहिता से पहले इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 में जो विजन है 2047 का, उस पर चर्चा होगी। बैठक शुरू हो चुकी है। अक्षय जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है पूजा। और निश्चित रूप से जैसा आपने जिक्र किया कि कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। 12 तारीख को राजस्थान पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पोखरण में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। पोखरण, आपको याद होगा कि किस तरह से परमाणु विस्फोट किया गया था और जिस तरह से एक तरफ से रिसर्च करने की कोशिश थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से उस चीज़ को सामने लाया, परमाणु शक्ति भारत बना था। और उसके बाद निश्चित रूप से उस यादों को संजोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 13 या 14 तारीख का समय होगा जबकि चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और निश्चित रूप से उससे पहले ये केंद्रीय परिषद की बैठक, इस बैठक में तमाम सहयोगियों का धन्यवाद भी देंगे। किस तरह से उन्होंने साथ मिलाकर के पिछले 10 साल में काम किया है, देश की प्रगति के साथ आगे बढ़ा है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। रोड मैप पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री एक एक मंत्रियों से उनके अनुभव को भी शेयर करेंगे। तो कहा जा सकता है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव से पहले अंतिम बैठक। इस बैठक से तमाम अमृत निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथियों को हौसला अफजाई करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही जनता के बीच में जाइए। चुनाव क्योंकि अब नज़दीक है, चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विज़न क्रिएट किया है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित भारत बनेगा, उसको जनता के बीच में ले जाइए। अगले 5 साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, वो जनता को बताइए। और जनता के हितों के लिए किस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, उसको जनता को बता करके वहाँ से फिर जीत करके आइए। फिर अगली बार 2024 के बाद जब मई में सरकार का गठन होगा, उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ेंगे उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। लेकिन कह सकते हैं कि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण और निश्चित रूप से इमोशनल भी ये बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं तमाम मंत्रियों से। हालांकि मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है, लेकिन निश्चित रूप से आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। तो ये माना जा रहा है कि 6 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर से हो सकती है। उसमें भी से कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान उसके बाद किया जाएगा। उससे पहले ये मंत्रिपरिषद की बैठक और निश्चित रूप से अब इसके बाद चुनावी मोड में न सिर्फ सरकार आ जाएगी बल्कि पार्टी तो आ ही चुकी है। और उसके बाद तमाम मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएंगे, क्षेत्र में जाकर के जनता से संवाद करेंगे और एक बार फिर से अपने लिए 5 साल मांगेंगे, मोदी सरकार के लिए 5 साल मांगेंगे। जी, ऑलमोस्ट ये मानकर चलें कि 40% जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त सामने हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे और बाकी के 60% पर अभी भी मंथन लगातार जारी है। और कुछ नामों का जिक्र आपने किया था, जैसे मेनका गांधी का आपने जिक्र किया, वरुण गांधी का आपने जिक्र किया। ये कुछ नाम है जिनको लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। इनको लेकर अभी तक क्या अंदाजा नजर आ रहा है अक्षय? और देखिए, 2-3 बातें सियासी गलियारों में कही जा रही हैं पूजा। एक तो ये कि वरुण गांधी ने पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ सीधा अटैक किया है और उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं और बीजेपी भी मानती है कि ये कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी जब 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे। और पीलीभीत में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए थे वरुण गांधी। और पिछले अगर जनवरी से देखें तो वरुण गांधी के वाकई में थोड़ा सा नरमी भी आई है। वो प्रधानमंत्री की बातों पर ताली भी बजाते हैं, उनकी ट्वीट को रिट्वीट भी करते हैं। मेनका गांधी अब क्योंकि उम्र उनकी बढ़ चली है तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि उनको टिकट न दिया जाए। अगर गांधी परिवार से दिया जाता है तो सिर्फ एक को टिकट दिया जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी बात कि संतोष गंगवार की भी उम्र अब काफी हो चुकी है। हालांकि बरेली से वो लगातार जीते रहे हैं। सिर्फ एक 2009 का समय था जब वो प्रवीण सिंह एरन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे वो चुनाव हार गए थे। प्रवीण सिंह एरन इस बार सपा से बरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी निश्चित रूप से इसी चीज को देखती है कि कौन सा उम्मीदवार उनके लिए मुफीद हो सकता है, जीत सकता है। और ऐसे में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर कि अभी मुहर लगना बाकी है और तमाम चीजें देखी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चाहे वरुण गांधी की सीट हो पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट हो, बरेली से संतोष गंगवार की सीट हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पिटारे से निकल के सामने आ पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरे जाहिर तौर पर ये बड़े चेहरे हैं और इन पर सबकी निगाहें टिकी है। अक्षय आपके पास बाकी अपडेट्स के लिए वापस लौटते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। इस बीच 195 जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी ने अपने जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से चुने गए प्रत्याशियों का लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे और फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। एक एक करके सुनिए जो उम्मीदवार तय हो चुके हैं, जिनके नाम सामने, उनके क्या कुछ रिएक्शंस हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है काम के आधार पर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेके आए हैं, उस योजनाओं को हम जमीनी स्तर पर लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी का जो संकल्प है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है, तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। मैम, कुछ हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। लोकसभा टिकट हमको मिला नहीं है, पार्टी भरोसा की है और उस भरोसा पर हम कितना खरा उतरते हैं वो अपने को देखने का आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जैसा जनता का रुझान है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद है निश्चित रूप से वो सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरी एक खुशी है और पार्टी ने ये विश्वास दिया है, पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अयोध्या के राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम कोशिश करेंगे कि मन वचन कर्म से हम अयोध्या की सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने,
हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे। This is the first opportunity I have got to contest in the Lok Sabha, and that our Prime Minister and our Home Minister and our party president have chosen to field me as their candidate in the capital of Kerala, Trivandrum. तो सभी ने शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री मोदी का, पार्टी का, कि उनको मौका दिया और जो सपना पीएम मोदी ने देखा उसको साकार करने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हर कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है।